गुड मॉर्निंग स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर अब आपकी सेवा में हफ्तावार तहज़ीब प्रोग्राम पेश किया जाएगा। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर फ्राइडे को दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच सिर्फ इसलिए पेश किया जाता है ताकि आपको अच्छा लगे। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हम दो भाई पेश करते हैं। मैं विकी गिल कैमरे के सामने और कैमरे के परली तरफ विजय मोमी जी, जो कि यकीनन दुनिया के सबसे बेस्ट फोटोग्राफ़र हैं और वीडियोग्राफ़र भी हैं। और अगर आपने इनके द्वारा खींचे गए मेरे फ़ोटों को देखना है तो उसके लिए मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती कीजिए। और फेसबुक पर दोस्ती करने से आपको और बहुत कुछ जानकारियाँ तो मिलेंगी ही, बल्कि विजय मोमी जी के वो फ़ोटोज़ जो कि इन्होंने मेरे खींचे हैं और मैंने वहाँ पर लगाए हैं, वो भी देखकर इनकी कला का आपको पता लगेगा कि क्या मयार है। आज एक रंगारंग प्रोग्राम पूरे 1 घंटे के लिए आपकी सेवा में पेश करने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। और वादा ये कीजिए कि जब तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता तब तक टेलीविज़न सेट से आप उसके आगे से नहीं हटेंगे। इस प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट करते हैं बर्मिंघम से और सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जाता है। बर्मिंघम में हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमविच में हैं और इस प्रोग्राम को आप यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ जहाँ पर भी अच्छी टेलीकास्टिंग के सुनने वाले लोग रहते हैं, इस प्रोग्राम को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आज जुमे का दिन है। सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जुमे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों और आपका काम बहुत अच्छा चले। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब तक आप दूसरे का काम चलाते हैं, आपका अपना काम चलता है। आप किसी तरह के काम को भी देख लें, अगर आप किसी दूसरे का काम चलाने की कोशिश नहीं करते या फिर दूसरे का काम बंद करने की कोशिश करते हैं तो आपका साथ में ही बंद हो जाता है। ये दुनिया, ये रंग बिरंगी कारें, मोटरें, बड़ी बड़ी बसें, ट्रामे, टाउन, कपड़े, नए नए किस्म के हेयर स्टाइल्स, तरह तरह का मेकअप, ये सब कुछ काम के लिए ही है। जिस दिन आदमी का काम ख़त्म हो जाता है उस दिन तो आपको मालूम है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल काम की भी किल्लत है, नंबर 1। नंबर 2, काम मिलने बहुत मुश्किल हो गए। एंड नंबर 3, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सब कुछ जो है ये हर्डल्स हैं और इन हर्डल्स को जो फरलांग के आगे चला जाता है और डेफिनेटली वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। और काशी टेलीविज़न पर आप अगर मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। उसके लिए आपको किसी हर्डल से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मुझे टेलीफ़ोन करना है और मेरा टेलीफ़ोन तो यकीनन विजय मोमी जी के पास भी है, टेलीविज़न वालों के पास भी है और ये सोचिए कि हर किसी के पास है। मैंने तो उसको लिखकर फेसबुक के ऊपर लगाया हुआ है। अब बहुत से लोग हैं, उनका ये कहना, टेलीफोन नंबर नहीं देना, टेलीफोन नंबर बिल्कुल नहीं देना। तो फिर टेलीफोन रखा ही क्यों हुआ है अगर टेलीफोन नंबर नहीं देना? आप खुद सोचो, इतना अच्छा आदमी कीमती टेलीफोन नंबर लेता है, फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर ना दो किसी को तो टेलीफोन बजेगा ही नहीं। एक दिन पड़ा पड़ा कहीं गुम हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमेशा की तरह श्रीमती सुमन बख्शी जी, जो कि दुनिया की मानी हुई एक पत्रकार हैं, वो आपकी सेवा में आ रही हैं और वो नई दिल्ली से आती हैं। नई दिल्ली से आकर वो इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि और बहुत से मुल्कों में ख़बरें सुनाती हैं और उसके साथ साथ भारत के बहुत सी टेलीविज़न चैनल्स पर और बहुत सी अखबारों में वो लिखती भी हैं और टेलीविज़न चैनल्स पर बोलती भी हैं। श्रीमती सुमन बख्शी का एक मकसद है कि जो जातीय ख़बरें हैं, जो जनजातीय ख़बरें हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग है, ऐसे लोग जिनको दलित कहकर और समझकर लताड़ा जाता है, दबाया जाता है, उनकी ख़बरें ये सामने लेके आएँ। वो लोग जिनकी आज भी जिनकी कि कुत्ते जैसी भी इज्जत नहीं की जाती, जिनको कि इतना दबाया जाता है कि वो एक इंसान है, वो ये भी भूल जाए। ऐसी लोग आज भी हैं
कहने को तो बड़ी तरक्की हो गई है, कहने को तो सुपर पावर बन गए हैं, कहने को तो हे करते करते इंडिया के लीडर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो वहाँ पर हाल है उस ह्यूमन राइट्स को मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं। तो पत्रकार सुमन बख्शी जी आपको कुछ ऐसे ही लोगों के समाचार सुनाएंगी। ऐसे समाचार हमारे पास उनकी पूरी लिस्ट होती है, कहाँ कहाँ पर वो पब्लिश हुए इसका भी सारा ब्यौरा होता है, लेकिन भारत में भी ऐसी खबरों को अवॉइड किया जाता है। लेकिन आज इन्हीं खबरों की वजह से बहुत जगहों पर बहुत से लोग हमारे टेलीविज़न को देखने लग गए हैं। फिर उसके बाद पिछले दिनों भूखी आत्मा सेगमेंट का आपसे जिक्र किया गया था, तो आज भी भूखी आत्मा सेगमेंट आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। अजमल रशीद साहब भूखी आत्मा सेगमेंट को पेश करेंगे। भूखी आत्मा सेगमेंट के पीछे एक कहानी है कि बहुत अमीर लोग जो आज हैं, लेकिन एक ज़माने में सब लोग 50 पाउंड लेकर यहाँ आए थे, तो वो भी ऐसे ही आए थे। कुदरत उन पर मेहरबान हुई, भगवान की उन पर क्यों दया हुई, उनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा और उनको इतनी दौलत दी कि उनके 7 जो कुल थे वो तर गए। लेकिन वो जो इतनी दौलत दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि आदमी सांप बन के उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाए, वो इसलिए दी जाती है कि वो लोग जो कि कुछ लेस फॉर्चुनेट हैं वो लोग उनकी मदद भी करें। और कई बार किसी और की किस्मत का आपके घर में हो जाता है। आपने सुना ही होगा ये जो पंजाबी लोग हैं, जैसे मैं पंजाबी नहीं हूँ, पंजाबी लोग अक्सर कहा करते हैं कि पता नहीं कीदे पैरां पीछे ये सब कुछ है। तो पता नहीं कीदे पैरां पीछे सोचकर हम सबको चलना चाहिए और उनको भी चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चलते। बहुत से लोग बड़ी बड़ी झूठी इज्जतें बनाकर बैठे हुए थे। पहले तो उनके जो असली चेहरे थे वो इंटरनेट पर गूगल पे खबरों में आए और अब तो उनकी फ़ोटोएं भी लग गई हैं। बड़े ही दुख की बात है। एक बहुत अमीर आदमी से मेरा बड़ा वास्ता था। हाय हाय, वो गाना है ना, मुँह से छल किए जाए सैया आप याद करवा देना ना मुझे सारा कुछ ही। अब मैं आपको सुना सैया बेईमान, तो वो भी बड़ा ही बेईमान था। मुझे कहता था मैं बड़ा गरीब आदमी, कई साल उसने मेरे साथ यही छल फरेब रखा। तो फिर बाद में पता लगा जी वो तो बहुत बड़ा मिलियनेयर आदमी है और मेरे साथ इस तरह का छल कर रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं दुख को भूल गया, मैं अपने काम में मन लगाने लगा। फिर उसकी एक बीवी थी, बीवी आकर तरह तरह की उल्टी हरकतें मेरे सामने करने लगी। तो मैंने उसको याद करवाया कि उत्थे देख। अब भी मेरा कई बार दिल करता है कि मैं उसको लिखूं कि देख गूगल पे तेरे आदमी की हस्बैंड की फ़ोटो लगी है और तू एडिडिया छाड़ा मारती कि तू बड़ी रिस्पेक्टेबल है। लेकिन मैंने कहा दफ़ा करो, जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम क्या लेना और वहाँ के लोगों को याद क्या करना। याद करने के लिए इंटरनेट वाले जो हैं। अब तो फिर जो ये लोग हैं इनकी तो अलग कैटेगरी है। हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, हमें कहना भी नहीं चाहिए कि ये मुनाफिकीन है, ये मुनाफिक हैं, लेकिन ये हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। और जो मुनाफिक होते हैं उनका हिसाब अलग से होता है। आपको मालूम है कि क़यामत के रोज़ हम सबको अपनी कब्रों से उठाया जाएगा और फिर हमने जो जुल्म व सितम किया है उसका वो होगा, क्या कहते हैं, उसका हिसाब किताब किया जाएगा। उस दिन हम सब लोग नंगे होंगे, हमारे ऊपर कोई कीमती कपड़े भी नहीं होंगे। उस दिन हमारे पाप और पुण्य का वो हिसाब किताब होगा। उस दिन हम होंगे, जिन्होंने हमारे साथ किया वो होंगे, और फिर हमारे सामने अल्लाह खड़ा होगा। आप उसको भगवान कहें, अल्लाह कहें, एक ही बात है। जहाँ तक क़यामत का कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में भी है और हिंदुइज़्म में उसको प्रलय कहा जाता है। प्रलय आएगी कहते हैं ना। और कई पंजाबी, आप पंजाबी तो नहीं, हरियाणवी, जैसे मैं हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी लोग कहते हैं एक दिन परलो आवागी। हम, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी डिफरेंट है ना, हम लोग हरियाणवी बोलते हैं तो हम लोग परलो कहते हैं। अरे इसने तो एक की बात की, मारी गेल परलो आएगी। तो मेरी दादी ऐसे कहा करती थी, तेरी माइक कर बोला जिक्र परलो आएगी। तो बस वो परलो वाली बात है। लेकिन हम उनकी बात नहीं करते, हम छोटे मोटों की बात करेंगे, क्योंकि हम छोटे मोटे लोग हैं तो छोटे मोटों की बात करनी चाहिए। जो नए लड़के लड़कियां यहाँ आ रही हैं
उनके साथ हम लोगों का प्यार हो जाता है, हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, हम लोग उनके खर्चे भी कई बार पूरे कर देते हैं, हम लोग कई बार उनको अपना बनाने के लिए उनको नौकरियां भी लगवा देते हैं, उनको बहुत कुछ हम उनके लिए फेवर्स करते हैं, लेकिन फिर वो हमारे ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डर्टी करते हैं। वैसे तो जो एशियन लोग हैं उनकी ये आदत होती है ऐसे करने की, सभी की नहीं होती, बहुतों की होती है। तो वो लोग जो करते हैं उसके बारे में ये भूखी आत्मा प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाता है। बेसिकली एक रास्ता बनाया जा रहा है। पहले जो छोटे मोटे हैं आजकल के वो भूखी आत्मा सेगमेंट में आएंगे, फिर उसके बाद बड़ों बड़ों की बारी भी आएगी, फिर उनको भी हम विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वैसी सीरीज़ बना कर भी आपको सुनाएंगे। आज शायद राबिया खत्री जी आपको अपना गीत सुनाने के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि आज उन्होंने कहीं जाना था, वो बहुत बिजी थी, उनके साथ कल भी बात नहीं हो सकी, आज भी बात नहीं हो सकी, तो वो मेरा सेगमेंट बीच में ही रह गया। इससे पहले कि आज हम क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में बात हो, आइए हम नई दिल्ली चलते हैं। पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी जी से पिछले हफ्ते के समाचार सुनते हैं। बख्शी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। सुमन बख्शी जी, वैसे तो भारत की तरफ से हमेशा ये आवाज़ें आती रहती हैं कि रिश्वत को ख़त्म किया जाएगा, करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सुना है 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर ASB का, और जब पकड़ा गया तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, ये घटना राजस्थान बूंदी की है और इनके जो है ये घटना कोऑपरेटिव बैंक की तबलाना शाखा के मैनेजर विशिष्ट जैन को 5,000 जो है रिश्वत लेते हुए ASB की टीम ने रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया है। और ये जैन शहर के जो मिस्टर जैन हैं वो शहर के चेनरायजी का कटला नकदी बाजार के रहने वाले हैं। ASB ने उसे दबलाना में बैंक के पास ग्राम सेवा सहकारी समिति में रंगे हाथों अरेस्ट किया। ASB के DSP ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि दबलाना के मोहल्ला वासी परिवादी अमर लाल रेंज के पिता भंवर लाल की मृत्यु 2020 में हो गई थी। उनके बाद उनके बैंक अकाउंट में फसल बीमा और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनका पैसा था, और उन्होंने जमा राशि का जो चेक है देने, मैनेजर ने बोला कि चेक के बदले उन्होंने 5,000 उनसे रिश्वत मांगी। 27 अप्रैल को शिकायत का जो रिश्वत मांगने की जो है ASB की टीम ने पुष्टि कर दी और उनको जो है थर्सडे को जो विशिष्ट जैन जी को रंगे हाथ जो है पकड़ लिया गया और उन्होंने ये कहा कि मेरे से जो है गलती हो गई है। जी देख लो कैसी कैसी बातों पर लोग माफ़ी मांगते हैं, सुनकर भी बहुत दिल को दुख हुआ। अब सारी दुनिया में जो इंडियन रेलवे है उसका बहुत बड़ा एक मर्तबा है, एक उसकी पोजीशन है, और इंग्लैंड में भी कई ट्रेन्स चलती हैं जिनको कि भारत से गाइड किया जाता है, और रेगुलर रेलवे कर्मियों का जो रिकॉर्ड था वो भारत में नष्ट करने के मामला सामने आया है, और उसकी कुछ जानकारी आप देंगी? जी जरूर। ये मामला जो है यूपी का है, यूपी के प्रयागराज का है। राइट। इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट ने उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे प्रयागराज के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ब्रिजेश चतुर्वेदी और अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे द्वारा 115 कैजुअल कर्मचारियों का जो रिकॉर्ड दुर्भावनापूर्ण ढंग से जो नष्ट किया है, इसके लिए उनको माफ नहीं किया जाएगा। जो इसकी जो सुनने की जो कोर्ट ने जो नेक्स्ट डेट दी है 29 मई को दी है। ये आदेश जो है न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अधिवक्ता प्रदीप द्विवेदी की याचिका पर की है। ये जो कंप्लेंट की है वो प्रदीप द्विवेदी ने की है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा इस केस में धारा 156(3) की अर्जी को खारिज करने में और आदेश में याचिका को चुनौती दी
गई है। उनका कहना है कि रेलवे महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों ने 115 कैजुअल कर्मचारियों को जो 11 दिसंबर 1996 को रेगुलर कर दिए गए थे, पर सीनियर अधिकारियों ने इस पोस्ट के लिए जो उनके जो चहेते हैं उनको रेगुलर कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश पर विजिलेंस जांच की गई तो रिपोर्ट में ये पता चला कि विभाग के रेगुलर लोगों का जो डाटा है वो नष्ट कर दिया गया है। इस चीज के लिए जो है विजिलेंस ने आदेश दिए हैं। इसकी जो शिकायत जी ठीक है। अच्छा जी, अब एक तरफ तो भारत के बारे में कहा जाता है कि वो सुपर पावर बन रहा है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत के लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, साइंस में बहुत ज़्यादा आजकल उनका इंटरेस्ट पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी भारत का एक ऐसा तबका भी है जिसमें कि लोग आज भी भूतों पर एतबार करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि भूत भगाने वालों को खूब पैसे भी देते हैं। अब उड़ीसा में एक कलेक्टर ने कहा है कि अगर कोई मुझे भूतों का एड्रेस बता देगा तो मैं उसको 50,000 रुपया इनाम दूंगा। ये क्या बात है? जी, ये जो खबर है बिल्कुल सही है, और ये जो कलेक्टर हैं ये उड़ीसा के हैं, जो अमृत कुलगे हैं। उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बोला है कि जादू टोना और अंधविश्वास से जो जुड़ी प्रथाएं हैं, इससे उबरने के लिए उड़ीसा के जो कलेक्टर हैं अमृत कुलगे ने कहा है कि अगर जो भी मुझे भूतों का एड्रेस बताएगा तो उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये अंधविश्वास को हमें खत्म करना है किसी भी तरीके से। और उन्होंने ये कहा कि ये जो इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके सामने 2 घटनाएं आई हैं, और उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया। दरअसल गोपापुर में ग्रामीण ने जादू टोने के संदेह में 6 लोगों के जो है उन्होंने ना ग्रामीण वासियों ने दांत तोड़ दिए। तो इस पर जो है कलेक्टर ने भूतों का जो था, उनको अंदेशा था कि ये भूत इनके ऊपर कुछ ऐसे जादू टोने का था, तो उन्होंने बोला कि अगर 6 लोगों के ग्रामीणों ने दांत तोड़ दिए तो इसमें जो है कलेक्टर अमृत कुलगे ने कहा कि जो भी भूतों का एड्रेस मुझे बताएगा वो मैं उनको जो है 50,000 रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इंडीड। अब भारत में जैसे बहुत सी फिल्में बनती हैं, सारी दुनिया में उनको देखा जाता है। 90s के दौर में बहुत सी फिल्में इस तरह की आई थी भारत में जिसमें कि मिनिस्टर्स के बेटे के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। मिनिस्टर के बेटे ने हीरोइन की बहन का रेप कर लिया, फिर मिनिस्टर के बेटे ने कोई बैंक में डकैती की, मिनिस्टर के बेटे ने फलां के बेटे को चाकू मार दिया। बहुत सी इस तरह की फिल्में आई थी, आपने भी देखी होंगी। लेकिन अब एक ताज़ा खबर आई है, वो ये है कि रामा मंडी के कांग्रेस के नेता के बेटे पर 21 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये क्या बात है? जी, ये केस जो है बिल्कुल ठीक है। ये जो केस है पंजाब से जलंधर का है। इसमें जो रामा मंडी के कांग्रेस नेता एवं जो काउंसलर जो रह चुके हैं, उनके पति विजय कुमार दकोहा के बेटे जो है बॉबी नाम है उस लड़के का, और 21 साल की युवती से दुष्कर्म करने का जो उसके ऊपर आरोप लगा है। पुलिस को बॉबी के खिलाफ शिकायत दी गई लड़की की तरफ से, और पुलिस ने आईपीएस की धारा 376 व 506 के तहत एफआईआर नंबर 101 दर्ज कर ली है। इसकी जो पुष्टि जो है थाना रामा मंडी के प्रभारी इंस्पेक्टर नवनीत सिंह ने कर दी है, और लड़की की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है। लेकिन अभी वो लड़का अरेस्ट जो है बॉबी अरेस्ट नहीं हुआ है, और इससे जो है इसकी फेवर में पूर्व कांग्रेस के विधायक समेत कई कांग्रेस के नेता काउंसलर जो थाने गए, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी नहीं सुनी और उन्होंने इनके बेटे के ऊपर बॉबी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला जो है सूर्य एनक्लेव में जो जलंधर के सूर्य एनक्लेव में है। पुलिस ने ये मामला एफआईआर उसके नाम की दर्ज कर ली गई है। राइट। अच्छा, अब जैसे कि इंडियन कम्युनिटी में इंग्लैंड में बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा तलाक एशियन कम्युनिटी में हो रहे हैं। लेकिन अब भारत में भी तलाक की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। तो फिर किसी ने किसी से पूछा कि इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा, जो कि अखबार में भी आया, खबरों में भी आया, वो ये कि क्योंकि बेडरूम में लोगों ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स रखने शुरू कर दिए हैं, इस वजह से
तलाक की गिनती बढ़ रही है, ये क्या बात हुई? जी, ये बिल्कुल सही है। आज के दौर में जो ऐसे जो लैपटॉप और मोबाइल जो लोग अपने ही घरों में सभी लैपटॉप या मोबाइल में लगे होते हैं, तो इससे जो है दाम्पत्य जो जीवन है इसमें काफी जैसे लड़ाइयाँ होती हैं, और ये जो रिश्तों में जो कहते हैं कि दरार है और जो तलाक का कारण है, ये बिल्कुल सही है। ये जो तलाक हो रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक कारण है जो मोबाइल, सभी अपने अपने मोबाइल्स और लैपटॉप में लगे रहते हैं, और ये जैसे पति पत्नी के बीच जो है विवाद जो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और इसमें जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि साइको सेक्स डिसऑर्डर के रूप में जो दाम्पत्य जीवन में ये चीज डिसऑर्डर जो है सामने आ रहे हैं, और इससे जैसे मारपीट की भी नौबत आ रही है। ये जो बात है GSVM मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कॉलेज के आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के JSS उच्च शिक्षा अनुसंधान एकेडमी और मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक जो है विभाग के प्रोफेसर TS सत्यनारायण राव ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है जब से मोबाइल लैपटॉप बेडरूम में आ रहे हैं तो इसमें इनका जो नशा है जो मोबाइल्स और लैपटॉप का, ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़ने लगा है, और 3 सालों में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आपत्तिजनक साइट्स जो हैं दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा कर रहे हैं, डिसऑर्डर की वजह से तलाक हो रहे हैं। ये न्यूली मैरिड कपल्स में ज्यादा है, लेकिन जो 40 इयर्स के जो कपल्स हैं इसमें भी जो है तलाक के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी अपने अपने मोबाइल्स और जो है उसमें रह गए, अपने रिश्तों में ये दरार का एक कारण बन रहा है। सुमन बख्शी जी, नई दिल्ली से तशरीफ लाकर सबको अपने समाचार सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नई दिल्ली से बर्मिंघम में आपको वेलकम बैक। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर नई दिल्ली से पत्रकार सुमन बख्शी से आपने वहाँ की कुछ खबरें पिछले हफ्ते की सुनी। रावण की लंका थी सोने की, आज उस सोने की लंका का क्या हाल है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि आजकल नई दिल्ली के पास एक जगह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कौन नहीं जानता, हम लोग उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं क्योंकि एक तरीका था, हम दोस्तों का आपस में गैंग था और गैंग का एक जोक था, इसलिए हम उसको कुरुक्षेत्र कहते थे, लेकिन है तो कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र क्यों मशहूर है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, आपको याद होगा। और उस जगह के बारे में आजकल क्या अफवाहें उड़ रही हैं और उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो को भी रिसीव किया होगा जो कि इंटरनेट पर आजकल बहुत से लोगों को सेंड किया जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल सिर्फ रावण की लंका का ही बुरा हाल नहीं है, बल्कि सारी दुनिया किस तरफ जा रही है, कितना हो हल्ला है, कितना शोर है, ये इस बात से हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो इससे पहले कि हम श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, जिस जगह पर दिया था, अर्जुन को दिया था, जिसको हम आज तक याद करते हैं, उस जगह के बारे में, इंटरनेट के बारे में, लोगों को आने वाले मैसेजेस के बारे में बात करें, पहले हम श्रीलंका की तरफ देखते हैं कि श्रीलंका में हो क्या रहा है। और वैसे भी आज आप जानते हैं कि 13 तारीख है और फ्राइडे 13 को बुरा क्यों माना जाता है, इसके ऊपर अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो अभी काफ़ी समय पड़ा है, आप ज़रूर टेलीफोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हैं। आप ये ना कहिएगा कि बस इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम है भी है, लेकिन हमारे इतने सारे फीचर्स हैं कि हमारे पास टाइम ही इतना नहीं रह जाता कि हम एक दूसरे के साथ बातें कर सकें। बातें करने वाला प्रोग्राम किसी और दिन पेश किया जाएगा, लेकिन फिर भी आज शगन के तौर पर एक आधी बात किसी से हो सकती है। 0300770246 टेलीफोन नंबर है। आप क्या सोचते हैं, फ्राइडे हो, 13 हो, तो इस तारीख को आप मनहूस मानते हैं? अंग्रेज़ तो मानते हैं।
एक फिल्म भी बनी थी फ्राइडे द 13th, उसका दूसरा पार्ट भी बना था क्योंकि पहला पार्ट बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ था। आप तो जानते ही हैं कि मैं यूट्यूब पर फिल्में देखता हूँ और फिल्में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्राइडे 13th फिल्म देखने का मेरा बड़ा शौक़ है, लेकिन उस फिल्म को देखकर मैं इतना डरा था कि उस फिल्म को दोबारा देखने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप फ्राइडे द 13th के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं ये सब वहम है, या आप सोचते हैं कि सचमुच गड़बड़ हो सकती है? पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून जी। हेलो विक्की साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह का शुक्र है। आज इंसिडेंटली मेरे लड़के की बर्थडे भी है। माशाल्लाह, मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड टू योर सन। वेरी मच। हेलो। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू बेटा जी। हाँ जी, मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज एज, लेकिन आज हम वो इट बी कमिंग शॉर्टली, हम ऐसे ही कोई घर में ही पार्टी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। घर के लोग ही आएंगे, बाहर की भीड़ इकट्ठी करके। आजकल कोरोना का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको पता है, तो समझदारी में ही समझदारी है। अच्छा, एक और बात विक्की साहब मैं करना चाहता हूँ जी। एक इंडियन चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, इट इज ओपनली इंडल्जिंग इन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। उसमें एक डॉक्टर भी आता है जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ही इज इन फोरफ्रंट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा। ये मैं बकवास नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि अब ये देखें, ब्रिटेन है, ये क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन तमाम मजहबों को अपने धर्म की प्रैक्टिस की इजाज़त है। हाँ जी। और मैंने खबरों में सुना है कि इंडिया को भी हिंदू स्टेट बनाने वाले कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जी। तो इंडिया में भी अब आप देखें कि ब्रिटेन की तरह तमाम माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स होना चाहिए कि वो अपनी रिलीजन को फॉलो करें। और ये भी मैंने सुना है कि ताजमहल और कुतुब मीनार की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी ख़त्म की जा रही है। ये बड़ी मैंने कुछ चैनल पे न्यूज़ सुनी है। अगर कोई आदमी चांद को सूरजमुखी का फूल कहते हैं तो वो बेवकूफ़ है, चांद ने तो चांद ही रहना है। ये जो लोग एक्सट्रीमिज्म कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड मीडियम पास में मियाना रवैया अख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, हम किसी को बदल नहीं सकते। अब सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूंगा। आप एक बेइंतहा ज़हीन और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं। हमारा आपके साथ बहुत पुराना प्यार है और आप हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आपने काम भी किया है और वहाँ पर जब भी आपने बात की है अपनी बात से आपने इज़्ज़त कमाई। और बहुत से ऐसे लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़ उल्टी बातें करते हैं, अथॉरिटीज़ उनकी तरफ देखती हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक टेलीविज़न स्टेशन बर्मिंघम में चलता था, नफ़रतें फैलाता था, वो ब्लॉक कर दिया गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से जो बाकी के लोग भी नफ़रतें फैलाते हैं, वो इस्लाम के प्रति हों या वो किसी के प्रति भी हों, एक न एक दिन उनकी बारी भी आएगी। और जहाँ तक ऐसा है कि के बारे में को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं सारे मजहबों का, रिलीजन्स का एहतराम करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए। एग्जाम्पल जो है देखें, यहाँ पर हर मजहब की आज़ादी है। हाँ जी। तो इस तरह इंडिया, पाकिस्तान, सब जो कंट्रीज हैं उनको भी माइनॉरिटीज़ को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने धर्म के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस करें। अपने धर्म की, हमारा तो जो धर्म है हम तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो किसी और के धर्म के बारे में हम क्या कहेंगे या फिर हम क्या करेंगे। नंबर 1 इज़ दैट। एंड नंबर 2 इज़ कि जैसे कहते हैं ना, दुनिया में रफ़ा दफ़ा करो, तो उसी तरह से देखा अनदेखा करके भी इंसान को जीना पड़ता है। जो लोग अपनी जिस तरह की बात करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी से कोई आपको वाकिफ़ करवाएंगे। जो जाहिल होगा वो जहालत की बात करेगा, जो ज़हीन होगा वो अक्ल की बात करेगा। आप बहुत अक्ल की बातें करते हैं, लेकिन हम भेड़ को बकरी नहीं बना सकते और गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। अब ये देखें, मैंने आपको एक चैनल की मिसाल दी है। बिलीव मी, मैं आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बड़ा ओपनली वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो पाकिस्तान में भी देखें हर किस्म के, आप मुस्लिम रिलीजन में 72 सेक्ट्स हैं। इवन मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड, यू नो। अब ये देखें, अब अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ या ये जो रूस में जो कुछ हो रहा है, तो ये से हमें सबक सीखना चाहिए। और इस तरह के मतलब है
किसी एक मुल्क को टारगेट करना बड़ी गलत बात है। ये बहुत बुरा लगता है और ये बात भी बहुत बुरी है, लेकिन एक इंसान जो कि किसी दूसरे के मज़हब को बुरा कहता है वो खुद अच्छा आदमी नहीं होता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, सुनने वालों को भी ये पता होता है और जो वो बात कर रहे होते हैं उनको भी अंदर ही अंदर पता होता है कि हम किसी के बारे में जो बुरा बोल रहे हैं ये बहुत बुरी बात। ये दुनिया में हमें गुलदस्ते की तरह रहते हैं, इस गुलदस्ते में तरह तरह के अलग अलग रंगों के फूल हैं और इसी वजह से ये गुलदस्ता खूबसूरत लगता है। अगर इसमें एक ही तरह के फूल होंगे तो गुलदस्ता डेड लगेगा, जैसे विधवा की साड़ी होती है। जैसे आज मैंने वाइट टी शर्ट पहन रखी, इसके ऊपर आप फूल बना दो तो ये कितनी खूबसूरत लगेगी। नहीं, बड़ी अच्छी वकील साहब, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं एंड यू आर वेरी डिसेंट पर्सन और बड़े आप मॉडरेट किस्म के व्यूज देते हैं, विच इज़ लोगों को ये बड़े और करना चाहिए इस पे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस चैनल की मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक डॉक्टर है, वो अपने आप को कश्मीरी कहता है और फिर बड़ी मतलब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आइसोलेटेड केसेस होते हैं, बट आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दैट। मैं खुद 3 साल गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ। नो गवर्नमेंट इन इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी आजकल तो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट से अपनी इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही के खिलाफ बात नहीं कर सकती। तो और ये तो इंग्लैंड है, यहाँ पर ज्यादा जो है ना उछालना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये तो इंग्लैंड है, यहाँ पर कुएं के गवाह डड्डू हैं। तो अपने आप को मैं कश्मीरी कह दूं या फिर मुंबई का कह दूं या फिर बीकानेर का कह दूं या जोशीमठ का कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जो 2 झूठे और खड़े होंगे वो कह देंगे हाँ जी हमने इसको देखा था, ये बनारस का रहने वाला है, हाँ बिल्कुल वहाँ फलाने कॉलेज में पढ़ता भी था। मेरी 4 गवाहियाँ भी बन जाएंगी, क्योंकि मैंने बाद में फिर उनकी भी बनानी है। रिसेंटली मैंने खबरों में सुना है, हेलो, हाँ जी, कि ये जम्मू और ये कश्मीर में पंडित को टारगेट किया जा रहा है। वी आल्सो कंडेम दैट। और ये कुछ वो बुलडोजर से कोई बिल्डिंग मस्मार की जा रही हैं विदाउट गिविंग देम एनी नोटिस। तो ये इस किस्म की खबरें जो हैं दे आर वेरी डिस्टर्बिंग। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मतलब इंडिया में भी इतने 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, तो ये वी शुड ऑल उनका लुक आफ्टर करना चाहिए और ये गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। बट आई डोंट थिंक, मैं आपको एम्फेटिकली कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ये सब जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों की शरारतें हैं, ये वी शुड ऑल कंडेम इट। दैट इज वेरी ट्रू इंडीड। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए और आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री में सरकार मजबूत हो और कानून मजबूत हो तो इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो सकती। पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसकी वजह से गलत किस्म के लोग दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और जिस तरह से एजाज साहब के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जो दिल की बात है वो कह देता हूँ। आप बहुत अच्छा करते हैं। सभी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आप में है। हर्ट या किसी की फीलिंग को मैंने किया है, लेकिन मैं बिल्कुल सही बातें करने में बिलीव करता हूँ। आप बहुत अच्छा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी आपने एजाज साहब की आवाज़ सुनी। एजाज साहब के जिस तरह से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं उसी तरह से और बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग अपनी ड्यूटी नहीं समझते कि आखिर आपको जो ऐसे चैनल्स हैं जो कि सबके लिए सेम है, सब सेक्युलर हैं, उन पर आप आके कहें। इस वजह से ये बातें और भी बढ़ती जाती हैं और कई बार इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करके भी चलना पड़ता है। होता बहुत मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ता ही है। एंड irrespective of all these activities, negative activities happening around us, this world is a very beautiful place आज भी रहने के लिए। अगर किसी ने ताजमहल को कुछ कह भी दिया तो वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका परिचय दे रहा है, उससे आपको वाकिफ करवा रहा है। ताजमहल में तो वही रहना जो कि वो है। और आजकल तो वो जो जगह है, मैं वो खबर आपको पहले सुना देता, इससे पहले कि मैंने आपको सुनाना तो था श्रीलंका के बारे में। लेकिन इससे पहले कि श्रीलंका के बारे में या फिर ताजमहल की तरफ हम चलें, आइए हम भूखी आत्मा सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
अजमल रशीद जी उस सेगमेंट को आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। सुमन बख्शी जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी सेहत है आपकी? आज आप बहुत दिनों के बाद काशी टेलीविजन पर आई हैं। जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आपको एक और टेलीविज़न चैनल पर देखा था जिसमें कि आप सूरज कुंड के मेले में गई थीं। आपने गुलाबी सूट पहना था और आप लोगों के इंटरव्यूज़ कर रही थीं। क्या उस वक्त हम लोग आपको याद नहीं आए? जी, मैंने आपके लिए ही रिकॉर्डिंग की है और इस बार जो हमारा 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला लगा था और काशी टीवी के लिए ही कर रहा है। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। वहाँ क्या क्या हुआ था? कुछ आंखों देखा हाल ज़रा सा हमें बताइए, ताकि हमें भी महसूस हो कि देश से दूर रहते हुए भी हम वहाँ की इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। जी, इस बार जो था, जो 2 साल पहले जो कोरोना की वजह से सूरज कुंड मेला नहीं लगा था, ये एक इंटरनेशनल जो है मेला है। और अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आजकल रहमतें बरस रही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? जी, आपकी आवाज़ सुनकर तो बहुत तकवीयत मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी की शुआएं मेरी तरफ आ रही हैं। अजमल साहब, ये भूखी आत्मा का जो आपसे एनकाउंटर हुआ है, एक भूखी आत्मा का, वो क्या हुआ आपके साथ? आप एक मकान मालिक हैं, आप कमरे किराए पर देते हैं, आपके साथ क्या हुआ था? जी, मेरे साथ तो वो हुआ है कि मैं आपको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बड़ा हार्ड होगा। सचमुच कोई खतरनाक? असल में जो भूखी आत्माएं, मैं एक का नाम बताता हूँ आपको कि वो, आप तो कह रहे हैं ना कि भूखी आत्मा, वो तो जन्म की, मुझे लगता है कि 7 जन्म की भूखी आत्मा थी। हाय हाय हाय। और वो भी आपके घर आ गई? मेरे घर आ गई, और सिर्फ भूख और प्यास मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा तो आप यकीन करें कि घर बार, मेरा बाथरूम, किचन, हर चीज तोड़ ताड़ के चली गई, और मैंने उस आत्मा को बड़ी मुश्किल से जो है ना घर से निकाला। अल्लाहु अकबर। ऐसा क्या हुआ? जनाब, मैंने रूम उनको किराए पर दिया और उनसे ये कमिटमेंट थी कि ठीक है, आप मतलब किचन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फूड वगैरह अपना जो भी है वो इंतजाम कर दिया करें जी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और भी एक टेनेंट थे, तो वो जो भी फूड वगैरह लाते थे या मेरे पास जो स्टॉक वगैरह थे, तो आप यकीन करें कि कुछ भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने एवरीडे, वो तो सारा दिन जो है ना और रात वो किचन में ही बैठे रहते थे, खाते रहते थे, और खा के आप यकीन करें उसके बाद बाथरूम, टॉयलेट, पता नहीं क्या करते थे जी रात भर दिन में। और वो वहां पर जो मेरे तो पाइप्स वगैरह सारे लीक करने लगे और टूट गए, और आप यकीन करें कि नीचे जो मेरे किचन का हाल हुआ, ऊपर से नीचे, और उनको ये भी नहीं था कि मैं ऊपर से गंदा पानी आ रहा है और उसी में जनाब खा रहे हैं, उसी में कर रहे हैं। हाय 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 हाय, ये कैसे हुआ? बहुत कुछ हुआ जी। मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि बहुत मुश्किल मेरे हालात थे, और आप यकीन करें कि पता नहीं कहाँ की वो भूखी आत्मा थी, और मतलब वो तो लगता है कि मतलब है हर वक्त ही खाते रहते थे, और चलो अपना फूड खाएं तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो वो महल्ले वालों का भी खा लेते थे। देखो, नहीं वो अंडे होंगे, उनको अपने खुद लाते होंगे। अंडों को मैं आपको बताऊं, एक दफा मैंने देखा कि भाई मेरी जो कैटल है वो फुल पानी से फुल लेवल पे हुई है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा इतना पानी चाय बनाने के लिए तो जरूरत नहीं होता है। तो मैंने जब देखा तो आप यकीन करें 8 अंडे उसमें उबल रहे थे, और वो भी कैटल के अंदर। कैटल में अंडे उबले? जी, कैटल में अंडे उबल रहे थे।
और फिर हालांकि देखिए पैन पड़े हुए हैं, आप उसमें उबालिए अंडे कुकर पे और सारा जो तरीकेकार होता है, लेकिन उन्होंने तो कैटल का भी सत्यानाश कर दिया और अब मैं आपको उसके बटन दबा के ना वो काम करना ही उसे छोड़ दिया कैटल ने। हाय हाय। अब आप जैसे कहते हैं कि वो सारा टाइम किचन में और टॉयलेट में ही बैठी रहती थी आत्मा, तो रात के टाइम तो ऐसा नहीं होता होगा, बत्ती जलती होगी तो... नहीं जी, वो क्या करती थी, मेरी जो पैसेज की बत्तियां ना बुझा के चुपके चुपके धीरे धीरे किचन में पहुंच जाती थी मोबाइल फोन की रोशनी में। वो आत्मा पे मुझे तो लगता है कि कोई उसमें जिन्नात की रूह समाई हुई थी। और फिर जान कैसे छूटी? और जान बड़ी मुश्किल से छूटी जी। मैंने उन्हें कहा जी देखिए मैंने जो है ये मकान जो है ना किसी और को किराए पर दे दिया है, तो आपको फलां तारीख तक जाना होगा। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बड़ी मुश्किल, और इतना सामान लेकर आई थी, वो फॉरेन कंट्री से कहीं से आई थी ना, तो वो इतना सामान लेकर आई थी कि कमरा भरा हुआ था, ऐसा लगता था पूरा घर इसने किराए पर लिया हुआ। अल्लाह। और फिर जब घर से बाहर मैंने उसको निकाला तो मेरे घर को बाहर से देख के ललचाई नजरों से कहती है कि आपके पास तो घर है, मेरे पास घर नहीं है। हाँ, घर नहीं तो मैंने उसे कहा कि देखिए ये घर मेरा ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, आप किराए पे हैं, आपको जाना ही था। यस। अगर आप ऐसी हरकतें ना करते तो मैं आपको मजीद टाइम भी दे सकता था, लेकिन इतने गंदे थे वो जो आत्मा साहब कि मैं आपको क्या बताऊं उस आत्मा का हिसाब। वो भूखी और भटकती आत्मा थी। तो वैसे तो साफ सुथरी होगी जनरली, बाहर से आने नहीं जंगली थी जी। मेरे कपड़े मतलब मेरी वॉशिंग मशीन में धोती थी और मेरे सारे घर के रेडिएटर्स पे कपड़े टांग देती थी। मेरे सारे पेंट खराब हो गए। सत्यानाश। और कपड़े भी पता नहीं कहां से वो लाई थी लंडा बाजार की। हाय हाय। चलिए, अच्छा बात जान छुट्टी अजमल साहब, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। और जल्दी ही हम आपको एक बार फिर से कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने का, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ऐसी भूखी आत्मा मेरी जिंदगी में फिर ना टकराए। जी हम जरूर दुआ करेंगे। आपको हमारी जो सेलिब्रेशन हो रही है वहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लेके आना पड़ेगा 24 अप्रैल को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आप ना आए तो हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल, आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपकी बड़ी बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने के लिए। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। स्काई चैनल 772 पर अभी आपने भूखी आत्मा सेगमेंट सुना। अगले हफ्ते एक और भूखी आत्मा के एपिसोड के साथ आपके साथ इंडीड मुलाकात होगी। अब आपको एक खबर सुनाई जा रही है और ये खबर आपको बचाने के लिए सुनाई जा रही है। वो ये है कि आजकल भारत से एक लड़का एक ऐसा वीडियो सबको सेंड कर रहा है और उसके ऊपर कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं जो कि बहुत बुरी हैं। लेकिन ये जो खबर है ये हमने BBC से ली है और ये प्रॉपर खबर है, इस वजह से आपको सुनाने में हम गुरेज नहीं करेंगे कि रियलिटी में हो क्या रहा है। हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाने के लिए ये खबरें फैलाई जा रही हैं। इस बात में कितना सच है कितना बात सच नहीं है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। जो इंसान ये कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि आपस में लोग झगड़ा कर लें, क्योंकि रिलीजन के ऊपर झगड़ा करवाना बहुत आसान है। इस आदमी का ये दावा है कि कुरुक्षेत्र में जहाँ पर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, वहाँ पर एक मुस्लिम मज़ार बना दी गई है। तो वहाँ मज़ार बनी है या नहीं बनी है किसी ने नहीं देखी है, लेकिन अभी तक ये अफवाह मानी जा रही है और ये खबर आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि अगर आपको भी इंटरनेट के थ्रू ये वीडियो आया है तो मेहरबानी करके इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि मिक्स बैकग्राउंड से हैं। जैसे मेरी माँ पाकिस्तान की है, मेरा बाप इंडिया का है, तो हम जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल होता ही है, मगर और भी बहुत से इस तरह के लोग हैं जिनकी दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ पाकिस्तानियों के साथ हैं। हम लोग आपस में भाई हैं, एकता में मजबूती है और एकता में ही बल है। तो मैं जल्दी से आपको ये खबर सुना दूं क्योंकि अभी मोमी जी मुझे मार्चिंग ऑर्डर देने ही वाले हैं।
सोशल मीडिया पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र का एक वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वहां मजार बना दी गई है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थान के बारे में मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में एक लड़का कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल में मंदिर के पास मजार बनाने का दावा करता है और हिंदू समुदाय के लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और मजार को 2 दिन के अंदर हटाए जाने की अपील करता है। वायरल वीडियो में लड़के को कहते सुना जा सकता है कि दोस्तों, मैं आपको कुरुक्षेत्र लेकर आया हूँ। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और आज यहाँ पर मंदिर की जगह मजार बनने लगी है। अगर सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये लोग 20% होने पर हमको जीने नहीं दे रहे। अगर 50% हो गए तो आप सब हिंदू यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। इतना कहने के बाद युवक एक पेड़ के पास जाता दिखाई देता है और कहता है कि यही वो वट का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसके पास जो भव्य मंदिर बना है वहां अब मजार बन रही है। इसके बाद ढांचे की तरफ इशारा करते हुए युवक ढांचे पर चढ़ी चादर पर लिखे हुए जय पीर बाबा दी और 786 को दिखाकर कहता है कि ये लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं। काशी में क्या हुआ था, मथुरा में क्या हुआ था, आप सभी को याद है। युवक वीडियो में वहां के संगठनों से भी इस ढांचे पर कार्रवाई करने की अपील करता है। वायरल वीडियो को अभी तक ट्वीट और फेसबुक पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 25,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको शेयर भी किया है। न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़ ने भी इस वीडियो को लैंड जिहाद कहते हुए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज को टैग करके मजार की कार्रवाई करने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य लोगों को टैग करके अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि इलाज हो चुका है। समाज को जागृत करने के लिए इस तरह की सक्रियता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BBC ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा वीडियो भ्रामक और गलत संदर्भ के साथ फैलाया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक झूठा वीडियो है और आपस में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवाने के लिए भेजा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो आप इसको डिलीट कर दें। वीडियो की सत्यता जानने के लिए BBC ने कुरुक्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर IAS अखिल पिलानी से बात की, जिन्होंने बताया वायरल वीडियो में दिख रहा ढांचा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल परिसर का है और बहुत पहले से मौजूद है और यहाँ कोई नया निर्माण नहीं है। वीडियो को जानबूझकर गलत संदर्भ में माहौल बिगाड़ने की मंशा से बनाया गया है, जिसकी जांच जारी है। BBC ने इसके बाद कुरुक्षेत्र के DSP सुभाष सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि वीडियो में जिस ढांचे को मुस्लिम मजार और अतिक्रमण बताकर वायरल किया जा रहा है, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार द्वारा बनाया गया पितरों की जगह है, जो कई सालों से उसी परिसर में मौजूद है। सुभाष सिंह आगे कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र के माहौल को खराब करने के लिए पितरों के स्थान पर नीले रंग की चादर चढ़ा दी, जिस पर मुस्लिम धर्म के चिन्ह बने हुए थे और जय पीर बाबा दी लिखा हुआ था। कुरुक्षेत्र के थानेदार राजपाल सिंह ने BBC से बात करते हुए कहा, ज्योतिसर के वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा अवलोकन कर मौके से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि ज्योतिसर गांव के रोशन लाल ने पिता अर्जुन दास ने इस ढांचे का निर्माण लगभग 30-35 साल पहले अपने पितरों के लिए बनवाया था। थानेदार राजपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामले में एक DDR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषी पर धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई जब होगी, वो कार्रवाई तब होगी, लेकिन तब तक हम सब ने एक दूसरे के साथ प्यार बना के रखना है और उसके साथ एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना है और उसके साथ एक दूसरे के टेलीविज़न स्टेशंस पर अपने बिजनेसेस का एडवर्टाइजमेंट भी करवाना है और जहाँ कहीं भी दावत हो हमको वहाँ ज़रूर इनवाइट करना है। ये हम लोग इंग्लैंड में बैठे हुए ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में कोई सीमा नहीं है, कोई बीच में लाइन नहीं है। हम एक दूसरे के भाई हैं और आपस में भाई ही खड़े होकर एक दूसरे को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं। अभी तक आप सुन रहे थे तहज़ीब प्रोग्राम। तहज़ीब प्रोग्राम अगले शुक्रवार को एक बार फिर से आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, जिसको कि मैं विकी गिल और मेरे साथ विजय मोमी जी पेश करते हैं। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं अपने सिस्टर डॉक्टर कुलदीप संधू जी का भी बहुत थैंक यू करता हूं, जिनकी कोलैबोरेशन के बगैर इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता था। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहिए। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय गुरुदेव।